पक्ष श्री जयराम ठाकुर जी जो है भाग लेंगे। माननीय से नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे। इस प्रस्ताव को माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी ने यहाँ पर रखा है और इसमें मैं भी चर्चा के लिए भाग लेने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में जो प्रदेश की जो आर्थिक परिस्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हमने नियम 67 के अंतर्गत भी प्रस्ताव दिया था और इसलिए दिया था कि पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता था हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय संकट का ये शोर पड़ा है इसकी वस्तुस्थिति क्या है। और वस्तुस्थिति मेरा यह मानना है कि जब हाउस इन प्रोग्रेस होता है, सदन जब चला हुआ होता है, तो सबसे पहले ये जानकारी प्रदेश के इस सदन को होनी चाहिए, माननीय सदन को होनी चाहिए थी। इसमें विलंब हुआ है। आपने व्यवस्था दी कि 130 के अंतर्गत इस चर्चा को हम ला रहे हैं। आज सदन का अंतिम दिन था, लेकिन एक्सटेंड होने की वजह से आपने एक दिन और बढ़ा दिया और कल तक सदन चलेगा। लेकिन यह हकीकत है, जब हम इस माननीय सदन में इस विषय को लेकर के चर्चा के लिए यहां पर बैठे हैं, जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले पूरा देश हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर चुका है। जब हमारे कर्मचारियों को 1 तारीख को जो सैलरी मिलती थी, 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई। पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन नहीं मिल पाई। सैलरी के सिलसिले में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 5 तारीख को हम सैलरी देंगे और पेंशन के बारे में आपने सदन को अवगत कराया कि 10 तारीख को हम जो है वो पेंशन देंगे। और अध्यक्ष महोदय, बड़ी स्थिति बड़ी साफ है और हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति वित्तीय दृष्टि से ये पहली बार हम देख रहे हैं, जब समय पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, जब समय पर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। स्वाभाविक रूप से इस विषय को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हुई और आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर आपने सैलरी 6 तारीख को डाली है तो 6 तारीख को डालने की वजह यह थी क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 520 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो केंद्र सरकार से आनी थी, उससे आपको सपोर्ट मिला। और उसके बाद आपने पेंशनर्स के लिए अगर बात कही है कि पेंशन 10 तारीख को मिलेगी, तो वो इसलिए 10 तारीख को मिलेगी क्योंकि जो हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है, स्टेट का शेयर जो है वो 10 तारीख को मिलेगा और उससे आप फिर पेंशन देने की स्थिति में हो पाएंगे। लगभग वो 750 करोड़ के लगभग जो शेयर बनता है। अगर दूसरे शब्दों में अध्यक्ष महोदय मैं कहूंगी कि प्रदेश की स्थिति यह बन गई कि हम अपने बलबूते आज ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि अपने बलबूते प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पाएंगे और अपने बलबूते हम प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति हमारे सामने आज खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के बार बार हर जगह जहां भी मंच मिला, जहां भी अवसर मिला, एक ही बात कहते हैं
कि इसके लिए हम दोषी नहीं है। ये तो जयराम ने लोन ले रखा, बोलते हैं बहुत ज्यादा लोन ले रखा और इस कारण से ये हालात बने। मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय जी, ये स्थिति हमारे सामने स्पष्ट आनी चाहिए। माननीय सदस्य पठानी जी ने बहुत कुछ बातों का चित्रण किया यहां, लेकिन वित्तीय स्थिति के बारे में मुझे लगता है कि इस बात को हमको समझना पड़ेगा। एक बात सत्य है कि हमारे बजट का लगभग 40% शेयर जो है वो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर जाता है, क्योंकि हिमाचल पूरे देश भर में ऐसा राज्य है जहां पॉपुलेशन प्रपोर्शन में सबसे ज्यादा संख्या अगर कर्मचारियों की है, पेंशनर्स की है, तो हिमाचल उसमें पहले स्थान पर है। लेकिन उसके बावजूद ये दोष जो बार बार देने की बात पूर्व सरकार जयराम ने किया, और जब जयराम रह जाता है तो उसके बाद फिर मोदी जी ने किया। ये दोष देने का मुझे लगता है कि इससे समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है ऐसे। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह भी मैं कहना चाह रहा हूं, जब हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो क्या उस वक्त लोन नहीं था प्रदेश पर? क्या पूर्व की सरकार हमको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गई थी क्या, कि कोई पैसा लेना देना नहीं है? अध्यक्ष महोदय, 48,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण पूर्व की सरकार हमारे ऊपर छोड़ गई है। इसमें इस बात को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और सही मायने में अगर हम इस बात को अगर थोड़ा और पीछे जाकर के देखेंगे, मैंने कोशिश की, मैंने नहीं बोला, मैंने इसको कभी मुद्दा नहीं बनाया, ना सार्वजनिक सभा का, ना मीडिया का, कि पिछली सरकार की वजह से। अगर सही मायने में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से पटरी से उतरा है तो ये 93 to 98 की जो गवर्नमेंट रही है उस वक्त ये हालात बने थे। हालांकि प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं था उस वक्त, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी उस वक्त जो है बिजली बोर्ड के अगेंस्ट जो है बिजली बोर्ड के माध्यम से आपने लोन ले लिया, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से आपने लोन ले लिया, और ये क्रम उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद थमने का नाम नहीं ले पा रहा है। जरूरत के मुताबिक जितना लोन लेने की उस वक्त आवश्यकता थी उससे ज्यादा लोन ले लिया, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ये दौर आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है। और ये बात सही कही टानिया जी ने कि विकास के लिए पैसा बचा कहां है, और आने वाले समय में जो हालात बनते जा रहे हैं प्रदेश के, वो बहुत भयानक बनते जा रहे हैं। विकास के काम के लिए पैसा बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर हम बजट पर भी हम अगर जिक्र करें, यहां पर जो मुख्य बजट जो हमारा 2022 का था वो 51,365 था, और उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट को अगर उसको हम मिलाएं तो 13,141 करोड़ रुपए था, और कुल मिलाकर के 64,506 करोड़ रुपए। लेकिन जब सरकार आपकी बनी तो स्थिति यह बन गई कि थोड़ा सा इंक्रीज, आपका जो मूल बजट था वो 53,412 करोड़ रुपए था, और उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट जो है अब 10,300 करोड़ था, तो 63,712 करोड़ रुपए जो है कुल बजट बना, जो 1,000 करोड़ रुपए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उससे कम है। इसे मालूम पड़ता है कि हम आर्थिक संकट की ओर से बढ़ ही रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट के लिए अगर बात करते हैं कि हमारे पास पैसा डेवलपमेंट के लिए पहले कितना था और आज के दौर में कितना था, जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई तो हमारा जो पहला बजट था 2018-19 का जो बजट था, उसमें जो है डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो है वो, चाहे उसमें अगर मैं वेतन का जिक्र करूं तो 27.18 वेतन का था,
14.22 जो है हमारा जो पेंशन का था, और ब्याज की अदायगी का जो है 10.28 था, और उसके बाद ऋण की अदायगी के लिए 8.76 था, और कुल मिलाकर के विकास के कार्य के लिए 39.56 था। एक साइजेबल अमाउंट था हमारे पास डेवलपमेंट के लिए उस वक्त। और 2019-20 में भी ये इतना ही था। लेकिन आपके शुरू के इसमें देखिए 2024-25 में आपका जो डेवलपमेंट का जो बजट रह गया वो रह गया सिर्फ 28%। अब तो 28% से भी कम हो गया। और धीरे धीरे अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना है कि विकास कार्य आने वाले समय में करेंगे कैसे। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं, सड़कों के लिए मेंटेनेंस के पैसा नहीं होगा, सड़कों के बाद हमारे स्कूल के भवनों के लिए, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दूसरी चीजों के लिए पैसे की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। और अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो आप कहते हैं ना कि आपने बड़ा भारी लोन लिया, आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बताना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि हमने 5 सालों में जो लोन लिया, जो 40,672 करोड़ लिया था, और उसमें से 38,276 करोड़ रुपए हमने वापस किया, चुकाया, जिसमें जो किस्तें थी वो भी वापस की और जो ब्याज था उसकी भी जो अदायगी की, और डिफरेंस जो है 2,396 करोड़ का। और जबकि अध्यक्ष महोदय पिछले साल से आपकी सरकार बनी है, और सरकार बनने के बाद ये हालात हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार के बन गए हैं कि बजट आप जो ऋण आप ले रहे हैं, आप जो है जो किस्तों को जो किस्तें अदा करनी है उन किस्तों को अदा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। बहुत कम पैसा अभी आपने जो है किस्तों के रूप में जो है वो वापस किया है। अध्यक्ष महोदय ये भी मैं कहना चाहूंगा, आपने तो उस तरह का संकट झेला नहीं जिस तरह का संकट हमारी सरकार के दौरान 2 साल रहा, जबकि रेवेन्यू रिसीट जो है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार आई थी तो 48,000 करोड़ लोन था और हमने 40,000 करोड़ लोन लिया और हमारा बाकी हमने 38,000 करोड़ वापस किया। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि 48 से 85,000 करोड़ हुआ कैसे, हमारी सरकार के समय 85,000 करोड़ कैसे हुआ और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी क्यों हुई। अगर आपने 38,000 करोड़ वापस किया, 2,000 करोड़ रहा, तो ये बड़ा कैसे, ये बताइए थोड़ा सा, मैं ये चाह रहा था। माननीय नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कहूं, अगर ये ब्याज की जो अदायगी जो हमने जो वापस करी, सही मायने में अगर जो नेट अगर हमारी सरकार के दौरान अगर जो लोन जो हमने लिया वो लोन जो है वो बहुत कम बनता है और लिमिट से हमने बहुत कम लोन लिया है। हम तो आपको 6,000 करोड़ रुपए का लोन की लिमिट छोड़ करके गए थे जब हमने सरकार छोड़ी, आप मुख्यमंत्री बने। अगर सही मायने में अगर 5 सालों में अगर हमारा लोन के बनता तो 19,600 करोड़ बनती है जो नेट लोन जिसको हम बोल सकते हैं, जो नेट लोनिंग की बात कर सकते हैं, और किस्तें और ये अदा करने के बाद। और ये जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इसमें फैक्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है जो हकीकत हम बता रहे हैं। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में, तो लोन में जो इंक्रीज हुई जो है 5 साल में, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट 66% हुई है। और जबकि 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो लोन की लिमिट में जो इंक्रीज जो है वो मात्र 66% नहीं, हमारे टाइम में सिर्फ 48% है, 48% है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसी माननीय सदन में हाल ही में प्रश्न लगा था और वो प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन प्रश्न का उत्तर जो है अफसर लोग बनाते हैं।
वो चालाकी करते हैं, आंकड़ों को घुमाते हैं, छुपाते हैं, और यही सोच करके भी नेताओं को पता नहीं लगता। ये एक सोच है वहां पर जो विद्यमान आज की तारीख में भी है। तो प्रश्न था लगा हुआ, 818 नंबर प्रश्न था लगा हुआ ये, और इसी 30 तारीख को लगा था, 30 अगस्त को लगा था। और उसमें आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, और उस प्रश्न के उत्तर में आपने जो टोटल लोन जो आपने अभी तक लिखा है, इसमें 21,366 करोड़ का जवाब दिया है। और जबकि अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि 2810 करोड़ रुपए आपने जो है कर्मचारियों के जो उनका जो इसके अगेंस्ट जो क्या बोलते हैं उसको भविष्य निधि के जो है वो उसके अगेंस्ट भी आपने लोन जो है वो 2810 करोड़ रुपए, उसका आपने जिक्र नहीं किया है, उसका अलग से जिक्र किया हुआ है। और इनको सबको अगर मिलाएं, हम सबको अगर मिलाएं अध्यक्ष महोदय, तो आपने 24,176 करोड़ रुपए ले लिया। और उसके बाद आपने अदायगी कितनी करी अभी तक? ये तो हैरानी की बात है। इससे ज्यादा तो हमने कोविड के दौरान भी इससे बहुत ज्यादा पैसा 5,864 करोड़ रुपए की जो है वो आपने जो लाइबिलिटीज ऋण की थी जो वापस की है आपने, वो 5,864 करोड़ रुपए की है। आंकड़े घुमाए जा रहे हैं और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है। और इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं। कुछ बातें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, वो बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज की हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश 90,000 करोड़ रुपए के ऋण के नीचे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, आपके नेतृत्व में बहुत जल्दी दिसंबर के महीने से पहले ये प्रदेश उस दिशा में बढ़ता जा रहा है जब 1 लाख करोड़ का ऋण का जो आंकड़ा जो है आप पार करने जाएंगे। आपको 1 लाख करोड़ पार करने का श्रेय जाएगा। ये कीर्तिमान आपके नाम जा रहा है और इसमें आप रोक नहीं पाएंगे। इस हालात के मुताबिक आपको ये करना ही पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तो हम तो 600 करोड़ रुपए की जो लिमिट छोड़ गए थे, जिसको हम ले सकते थे अपने सरकार के अपने वक्त में ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया हमने। और इन्होंने सरकार बनी, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तुरंत जो है वो फटाफट वो 600 करोड़ की जो है 3 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए की जो है वो तुरंत जो है वो लेकर के जो है उसको भी एग्जॉस्ट कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, प्रदेश जिस दिशा में जाता जा रहा है, हमारे लिए वो चिंता का विषय बना हुआ है। और उस सारी चिंता के बारे में आपने भी जिक्र किया, लेकिन आप हकीकत क्यों नहीं बता रहे? कभी आपका बयान आता है मुख्यमंत्री जी का कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में 1,000 संस्थान, चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, लोगों के कहने पर दिए हुए संस्थान बंद कर दिए। हमें लगा कि भाई शायद इससे थोड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी, लेकिन स्थिति कहां बनी? विकास रोक करके आप हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस विकास को आप ये नहीं कह सकता कि ये बेवजह का खर्चा है। लोगों के लिए लोकप्रिय सरकार की हमेशा प्राथमिकता रहती है कि हम विकास के लिए काम करें, हम लोगों के कहने के मुताबिक करें, लोगों के भले के लिए काम करें। और इसलिए उनकी सुविधाओं के लिए जो संस्थान भी खोलने की जरूरत जहां पड़ती है, वहां पर उन संस्थानों को भी खोलें। अब उसके बाद दूसरा पार्ट अध्यक्ष महोदय उसमें आता है। वो पार्ट ये है कि हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक तो जयराम दोषी है, दूसरे नरेंद्र मोदी जी दोषी है कि केंद्र हमारा हिमाचल प्रदेश का शेयर नहीं दे रहा है। आपको केंद्र से चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? क्या प्यार आपको बहुत मिल रहा है? अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझने की आवश्यकता ये दो, जब खुद व्यक्ति दोषी होता है तो वो ज्यादा जोर से बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी वो है। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए कि कमी है, संकट है, और इस संकट का सामना करने के लिए जिम्मेवारी हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा इस संकट को क्या समाधान करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है।
और प्रदेश सरकार, आप याद करिए जरा, हिमाचल प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री बना था और मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद जल संकट आ गया हिमाचल प्रदेश में, शिमला शहर में। क्या मैं उसके लिए दोषी था क्या? आप लोग तो बाल्टियां बजा करके और वो कनस्तर लेकर के हाथ में बजाने के लिए माल रोड पर निकल पड़े थे, क्योंकि पानी नहीं आया। पानी का संकट थोड़ा सा आया था और उस संकट की वजह से इस प्रकार के आपने हालात पैदा कर दिए कि जयराम दोषी, जयराम दोषी। लेकिन हमने उसके बावजूद भी आपको दोष नहीं ठहराया। हमने कहा संकट है, इसका समाधान करना पहली आवश्यकता है, और हमने वो संकट का समाधान किया। और हमने एक सीजन में वो पानी का संकट आया, वो हमारी वजह से नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी भी वजह रही, लेकिन छोड़िए। लेकिन मैं इतना कहता हूं, उसके बाद हमने तय किया कि 1 साल से पहले पानी की स्कीम 70 करोड़ की स्कीम चाबा की हमने शिमला के लिए शुरू की, और उसके बाद हमेशा के लिए दूसरी जो हमारी जो पानी की जो स्कीम जो लगभग 1800 करोड़ रुपए की है, उससे शिमला के पानी का समस्या का समाधान हमेशा के लिए किया। ये दोष देकर के समाधान नहीं हो सकता है। अब कहते हैं कि आपने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, मोदी जी को कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपने खत्म कर दी। अध्यक्ष महोदय, जब फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन आया पूरे देश भर में, उस सभी प्रदेश में गया, सब जगह उनने जाकर के सारी चीजों को लेकर के जब जो रिकमेंडेशंस करनी थी वो की है। वो हिमाचल के संदर्भ में नहीं की है, पूरे देश के लिए की है। और हिमाचल भी पूरे देश का एक राज्य है, और उसके मुताबिक हिमाचल के लिए जो हिस्सा मिलना था वो फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मिला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। आफ्टर 15 फाइनेंस कमीशन के भी बाकी राज्यों की हालत आप देखेंगे, उनको कम मिला है, हमको हिमाचल को ज्यादा मिला है। और अभी जो मैं देख रहा हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए साल का लगभग 6200 करोड़ मिलता है, 6200 करोड़ के लगभग मिलता हो, और जिसके तहत जो अभी आपको 520 करोड़ रुपए अभी वो मिला है, उसी के तहत वो सारा जो पर मंथ जो आ रहा है उसका आपको हिस्सा मिल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता का विषय तो यह है कि अगले साल तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का ये पैसा और भी कम हो जाएगा, क्योंकि टेपर डाउन किया है फाइनेंस कमीशन ने इसको, और ये जाकर के उससे भी नीचे जाएगा, ये आगे 3000 से भी कम आएगा साल का। तो गाड़ी चलेगी कैसे सुखू भाई? बहुत कठिन दौर होगा ये, जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, हाँ, इस बात को लेकर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा कंपैरेटिवली हमको पूरे देश में सभी राज्यों से बेहतर मिला है, लेकिन पूरे देश के लिए जो फैसला हुआ टेपर डाउन करने का, और उसके मुताबिक ये कम होता जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात आप कहते हैं ये हिमाचल के साथ अन्याय का विषय नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक फॉर्मूला जो तय किया उसके मुताबिक हुआ है। और उसी तरह से दूसरी बात कहते हैं आप कि हमको हिमाचल प्रदेश को जो है जो जीएसटी कंपनसेशन का पैसा बंद कर दिया। थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जीएसटी जब शुरू हुआ था, जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जिसमें हिमाचल प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर प्रतिनिधि थे, तो उसमें फैसला लिया गया कि जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी कंपनसेशन का पैसा जो है सिर्फ 5 साल के लिए दिया जाएगा। और जब 5 साल का दिया जाएगा तो पूरे देश का एक फैसला हुआ उस काउंसिल बैठक में कि जून 2022 को जीएसटी कंपनसेशन का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। ये पूरे देश के लिए बंद हुआ। आप कैसे कहते हैं हर बात को लेकर के या तो जयराम दोषी या पर मोदी जी दोषी? ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और इस तरह से ये जो पैसा है अब आपकी जिम्मेदारी है, ये जो पैसा है ये केंद्र सरकार से जो मिल रहा है, जो शेयर मिल रहा है, उस शेयर के मुताबिक एक पैसा भी अध्यक्ष महोदय कम नहीं किया गया। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश ने पर्टिकुलरली, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो हमारी जो 50 साल के लिए बिना ब्याज की जो ग्रांट होती है स्पेशल असिस्टेंस की, आपने तो 1500 करोड़ रुपए लिया। हम तो उसमें शायद 800 करोड़ 700 करोड़ ले पाए थे अपने समय में कुल।
आप 1500 करोड़ ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कभी तक जिक्र नहीं किया कि भी 1500 करोड़ रुपए बिना ब्याज के लिए 50 सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हमको हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के कि वहां से कभी भी इस तरह का विषय कभी आया नहीं कि भी हमको इस बात के लिए। और उसके बाद जो आप जो पिछले 2 सालों से जिक्र कर रहे हैं बार बार, और हमने पे स्केल भी जो है वो लागू किया, और जो पे स्केल जो है वो पंजाब पे स्केल हमारे लिए बहुत बड़ा संकट आ जाता उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी लागू किया। ठीक है, उसकी लायबिलिटीज जो है वो फेजेस में होंगी, उसमें दो राय नहीं है। उस बात को लेकर के, उस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पे स्केल लागू होने का मतलब ये नहीं होता कि एक साथ सारी लायबिलिटीज हम क्लियर कर पाएंगे, वो स्थिति हमारी कभी हो नहीं पाती है। तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, केंद्र आपको मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये सारा संकट हिमाचल प्रदेश का, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि मोदी जी ने रोक रखी है। जयराम दिल्ली जाता है बोलते वो पैसा रोकता है, और जयराम दिल्ली जाता तो बोलते हैं उनको मिलकर के आते हैं तो कहते हैं कि हिमाचल की मदद मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के वस्तु स्थिति यह है कि जयराम ठाकुर चाहे सत्ता में रहा चाहे विपक्ष में रहा, हिमाचल मेरी शीर्ष प्राथमिकता है, और हिमाचल के हितों के लिए जो भी करना होगा चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में, उसमें कभी भी कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर एक और बात, आपने ओपीएस का ऐलान किया। आपकी जानकारी में बहुत सारी चीजें उस वक्त थी कि हालात इस तरह के है या नहीं, शायद मुझे लगता है जानकारी नहीं थी। आपकी सरकार ने आपकी पार्टी ने फैसला किया ओपीएस लागू करने के लिए। मंशा हमारी भी थी, लेकिन हम प्रदेश के अंदर की स्थिति की, आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे, और इसलिए हमने कहा था कि रुकिए, हम इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने घोषणा कर दी गारंटी नंबर 1 ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करेंगे। हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ना तब किया विरोध ना आज कर रहे हैं। और इस बात को लेकर, क्योंकि आपने सत्ता को हासिल करने के लिए सिर्फ वो की थी चीजें, ये 10 गारंटी आपने दी थी, ये पूरा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दी थी। और जिन बातों की, जिन गारंटियों की वजह से आपको सत्ता हासिल हो रही है, आप एक एक से अब मुकरते जा रहे हैं, एक एक को मुकरते जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारा 9000 करोड़ रुपए केंद्र में पड़ा हुआ, दिल्ली में कहां जैसे पड़ा हुआ, मुझे बताइए। अगर वो दिल्ली वैसा पड़ा है तो उसको पड़ा हुआ है तो उसको लाने के लिए सब चलते हैं, हम सब ले आएंगे, उसको उठा करके लाएंगे। पड़ा हुआ कहां पड़ा हुआ, किस बात का? और प्रदेश सरकार का अध्यक्ष महोदय कौन सा पैसा? वो सरकार का पैसा नहीं है, वो कर्मचारियों का पैसा है। और जो कर्मचारियों का पैसा है वो आपका पैसा नहीं हो सकता है, वो उनके जो है पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर के, और स्पष्ट इस बात को किया कि जो पैसा जो हमारे एनपीएस के तहत जो कटा हुआ है वो हमारी कमिटमेंट है, हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट की है, उसको सरकार ना वापस ले सकती है, ना उसमें कोई इस तरह का क्लॉज है, ना कोई प्रावधान है। सरकार को देने का पैसा वो है भी नहीं, लेकिन वो पैसा कर्मचारियों को जिसकी रिटायरमेंट होती रहेगी, जो क्लेम करेंगे उनका हिस्सा जितना बनता है वो पैसा उनको दिया जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पैसा हमारा है? वो हमारी सरकार का पैसा है। आप कब से मालिक बन गए? कर्मचारियों का पैसा है और कर्मचारियों को मिलेगा। वो मना कौन कर रहा है उस बात के लिए? और इस बात को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिस तरह से एक पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम दोषी नहीं, जिम्मेवारी को समझना सीखिए मर्द की तरह। हमने 5 साल तक सत्ता चलाई, हमने कभी नहीं रोना रोया कि ऋण है। हमने कहा है तो है, लेकिन ये प्रदेश हमारी जिम्मेवारी है। प्रदेश के लोगों ने हम पर भरोसा किया है, हमें काम दिया, हमें जिम्मेवारी दी है, हमें मुख्यमंत्री बनाया है, सरकार हमारी बनाई है। इसलिए हम प्रदेश के विकास के रास्ते में कोई भी बाधा आएगी, पैसे की वजह से बाधा नहीं आने देंगे। हमने विकास भी किया और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी, कर्मचारियों को समय पर
पेंशन दी, जो पेंशनर थे उनको पेंशन दी। आप तो डीए की किस्तें देने में भी असमर्थ हो गए, ये स्थिति आपकी बन गई। और डीए की किस्तें आप देने के लिए जो है फिर भी उसके बावजूद जो भी कर्मचारी मिलते हैं, और कुछ आपके जो कर्मचारी जो आपको नेता टाइप बना रखे हैं नेता, और उनको हकीकत मालूम नहीं है, और हकीकत मालूम नहीं है, और जिस कारण से वो गीत गाते रहते हैं कि ये पैसा जो है वो हमारा दिल्ली से आना है, दिल्ली रखा हुआ है। उनको मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो पैसा आपका है, दो राय नहीं, उस पैसे को निश्चित रूप से आपको ही मिलना है, लेकिन वो पैसा तब मिलेगा जो नियम और इसके मुताबिक जो जिस तरह से व्यवस्था है उसके मुताबिक मिलेगा। ये प्रदेश सरकार का जो क्लेम जो है वो इस प्रकार से हो नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम 5 साल सरकार में रहे, लेकिन हमने कर्मचारियों के लिए 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु के पेंशनर को 5, 10 और 15 का जो वित्तीय लाभ देना था उसके 200 करोड़ रुपए हमने दिया, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों की उस मांग को पूरा किया। और जनवरी 2016 में जो पंजाब वेतनमान जो लागू हुआ उसको भी हमने जो है कर्मचारी और पेंशनर को दिया। 50-50 हजार की हमने किस्त भी हमने जारी की, लेकिन उसकी लायबिलिटीज है, निश्चित रूप से है, वो आगे आपकी सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को जो कर्मचारी और पेंशनर को जो डीए था समय समय पर हम देते रहे, कम करते रहे, उस सारी चीज को लेकर जितना भी लोड था उनकी मुताबिक उसको कम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद देते रहे। ये भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने जो कर्मचारी और पेंशनर का जो रिम्बर्समेंट का, जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो पैसा होता था, वो पैसा भी हमने समय पर दिया। आपके समय में अभी एक पैसा उन लोगों को नहीं मिला। हमारी सरकार ने जेसीसी का भी गठन करके जो है कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के दृष्टि से कदम उठाए, लेकिन आपने अभी तक कुछ किया नहीं। 12% से ज्यादा जो है आपका जो डीए का जो एरियर के भुगतान जो है अभी तक जो है पेंडिंग है। आपने 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो निकाल दिए, और इस तरह से जो आउटसोर्स पे लगे थे, आउटसोर्स कर्मचारियों, आप बोलते हैं कि हम समय पर सैलरी देते हैं। यहां पर आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय जी ने एचआरटीसी का जिक्र किया था। हमने कहा कि एचआरटीसी का बीच में एक दौर आया था, लेकिन संभालने की कोशिश की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में यह भी परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी हैं, उनके जो है अभी तक भी 6-6 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। इस बात का भी मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी प्रदेश की स्थिति जो आर्थिक दृष्टि से जो है वो संकट में है। फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के बात आती है प्री बजट कंसल्टेशन की जो एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपका जाना नहीं हुआ, आप गए नहीं उसमें, जबकि उसमें जाना था। शायद मेटल में इंडस्ट्री मिनिस्टर को भेजा था, किसी को भेजा था शायद मेकल में। उसमें नीति आयोग की बैठक आप बहिष्कार करते हैं। एक संवैधानिक, जब हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं तो हमको इस बात को लेकर के भी मान करके चलना चाहिए। यह केंद्र सरकार भी हमारी सरकार है, यानी कि देश की सरकार है। उस सिस्टम में हमको स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि हमको जो इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकें होती, उन बैठकों में मुख्यमंत्री का, हम यानी कि प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी वहां पर नहीं हो, आपकी बात का मतलब प्रदेश का हित रखने वाला कोई आदमी नहीं वहां पर पहुंचे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या, बहुत बड़ा गलत काम हुआ है जो वर्तमान सरकार के दौरान हुआ है। आपने कभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुझे नहीं लगता आज तक मुलाकात की होगी, बात की होगी हिमाचल प्रदेश के इसके संदर्भ में, अभी तक आपने बात नहीं की। अगर हम पीडीएनए के बात करें, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का अगर हम बात करें, आप पैसा मांग रहे हैं, लेकिन जो पैसा दिया गया है उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे। 142 करोड़ रुपए आप जो है वो खर्च नहीं कर पाए, और उसका परिणाम क्या होगा, उसका फर्क ये पड़ेगा, उसका असर ये होगा कि अगली बार की जो आपके जो इंस्टॉलमेंट जो इसकी आएगी उस पे उसका फर्क पड़ता है, उसमें कमी होगी। क्योंकि केंद्र बोलेगा जो पैसा आपको दिया था आपने उसको खर्च नहीं किया, लोगों के घर बह गए, लोगों की जिंदगी चले गए, उसके बावजूद भी जो पैसा उनके लिए आपने
केंद्र सरकार से लिया था, यानी कि केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया था उनकी मदद करने के लिए, उनका घर बनाने के लिए, उनको उनका बाग बगीचा बह गया उसमें मदद करने के लिए, किसी की जिंदगी चले गई उनके लिए मदद करने के लिए दिया था। उसके बावजूद आपकी सरकार ने वो पैसा ही खर्च नहीं किया। और उसके बाद दोष आप नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, दोष आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को दे रहे हैं, दोष आप जयराम ठाकुर को दे रहे हैं। इससे अध्यक्ष महोदय इन सारी चीजों से नुकसान होता है। और आगे मैं ज्यादा सारे विषयों को लेकर के बोलूं, अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर में लगभग 1800 करोड़ रुपए पिछले इसके दौरान हिमाचल प्रदेश को मिला है, लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश के जो हजारों लोग जिनके घर चले गए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो आपने बात कही है, जो घोषणा की है, वो उस घोषणा के मुताबिक अभी तक वहां पर उनको मदद नहीं मिल पाई है, कोई पैसा नहीं मिल पाया है। 18,000 मकान हिमाचल प्रदेश को मिले, उसके लिए भी आप धन्यवाद नहीं करते हैं। 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, हालांकि ये योजना है, स्कीम है, अलग है वो उसका, लेकिन मिला सही हिमाचल पूरे देश का पहला राज्य है जिसको सबसे पहले फेज 3 पीएमजीएसवाई का मिला है, जिसका भूमि पूजन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले चंबा के चौगान में किया था। उसके बावजूद भी आप धन्यवाद नहीं करते हैं। हर जगह हिमाचल प्रदेश को मदद हुई है अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह सकता हूं, लेकिन यहां भवानी पठानिया जी यहां पर अपने प्रस्ताव रख करके बाहर चले गए, कुछ सुझाव दे रहे थे, और वो सुझाव इस तरह का नहीं दे रहे थे कि जो आप जिस तरह से जो प्रदेश का ये सारा कर रहे हैं, यानी कि संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और सारा पैसा सीपीएस आपने 6 बना दिए, जो हाँ जी 9,200 और मकान मिल गए हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। और हम इस बात को गांव में जा रहे थे, पंचायत में जाते तो पंचायत में लोग बोल रहे हैं कि 15 मकान आ गए, पंचायत में 20 मकान आ गए, तो इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं मुख्यमंत्री जी, चलो आपने सीपीएस बना रखे, 1 नहीं 2 नहीं 6 बना रखे। हम भी 5 साल सरकार में रहे, लेकिन हमने नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि भाई आर्थिक संकट और बढ़ेगा, और ज्यादा इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होंगी। अपने कैबिनेट दर्जे के साथ बना के रखे हैं। हाई कोर्ट में मामला चला है, मामला जो है वो जजमेंट के लिए रिजर्व है, लेकिन 6 करोड़ के लगभग उनके लिए, वकीलों के लिए, जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए आपने खर्च कर दिया। और यहां आप घोषणा कर रहे हैं, बड़ा चित्र लगा मुझे उस दिन कि मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस जो है वो 2 महीने का सैलरी जो है वो विलंबित, इसके शब्द विलंब करके लेंगे, विलंबित की। पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में टेलीविजन में चल पड़ा, सुक्खू भाई जी ने गजब कर दिया कि भाई 2 महीने की सैलरी छोड़ दी। फिर हमने जब बताया कि छोड़ी नहीं है, वो 2 महीने के बाद तीसरे महीने 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए आपको ना, कुछ चीजों को लेकर के वो आदत पड़ी, कोई खबर बने, अच्छी खबर बने, बड़ी खबर बने, और ऐसी चीजों को मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अरे अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके आपने चेयरमैन बना दिया, सब कैबिनेट रैंक के साथ होता है यहाँ पर, सब कैबिनेट रैंक, ओएसडी, आपके एडवाइजर्स विद कैबिनेट रैंक, सारे लोग बोल रहे हैं प्रदेश की अगर शुरुआत करनी है तो अपने से शुरुआत करनी चाहिए। ये सीपीएस जो बनाए हैं, ये चेयरमैन बनाए हैं, इससे थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। और अभी आपने चेयरमैनों के लिए, पहले तो हमारे सरकार के समय अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को कितना मिलता था? 30,000 मिलता था महीने का। आपने वहां बहुत बड़ी कृपा की है, वहां पर आपने 30,000 जहां मिलता था वहां 1,30,000 सीधा बढ़ा दिया। इतना बड़ा पैसा आपने बढ़ा दिया, तो कहां से ये आर्थिक संकट से आप बाहर आ पाएंगे? और फिर कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस लगाएंगे।
हमें भी लगा कि यार बहुत अच्छा सोच रहे होंगे, क्यों अच्छा सोच रहे हैं, बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा आप लगाइए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। हमें लगा कि ये जो ख्याली पुलाव है ये जमीनी हकीकत नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, और चले गए घोषणा करके। लेकिन अब कोर्ट में वो मामला अटका पड़ा हुआ है, फैसला उसमें आपके अगेंस्ट आ गया। अब उसके लिए भी हमको दोषी ठहराएं। आप अब भांग की खेती का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे समय में भी इस तरह का प्रस्ताव इस माननीय सदन में आता रहा है और प्रदेश की आर्थिकी इससे सुधर जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि आप हिमाचल प्रदेश को सबको भांग पिलाना चाह रहे हैं क्या? आपने कहा कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करना चाह रहे हैं। हमने कहा इससे भी होता तो वो भी कर लीजिए भाई। लेकिन चिंता का विषय बना अध्यक्ष महोदय हमारे लिए कि आखिरकार इस सारी चीज से जो ड्रग्स का प्रचलन पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश दुनिया में चला है, हिमाचल भी अछूता नहीं है, उसमें क्या हम इस सारी चीज को रोक पाएंगे? यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए इन बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सीमेंट के रेट आपके जो है, हमारे विपक्ष के नेता यहीं से बोलते थे जहां मैं आज हूं खड़ा, और कहा कि पीली वक्त है, हिमाचल में सीमेंट की फैक्ट्री लगी है, इंडस्ट्री हिमाचल में लगी है, हिमाचल में सीमेंट जो है वो महंगा, पंजाब में सस्ता, हरियाणा में सस्ता। आज तो आपकी सरकार है भाईजान, ये सरकार क्या कर रही है? जितना हमारा 5 साल में सीमेंट की कीमत नहीं बढ़ी, उतनी 1 साल में बढ़ गई। 100 रुपए प्रति बैग से ज्यादा सीमेंट की कीमत बढ़ गई। 40 रुपए की इंक्रीज 1 महीने के अंदर हो गई। और इस सारी चीज का इससे क्या हो रहा है? इसमें किसको दोषी? देखिए अब ये देखिए, आप जब सरकार में नहीं थे तब बोलते थे कि जयराम दोषी है, और अब जो है वो जो इंडस्ट्री जिनके नाम है उनको दोषी ठहरा रहे हैं। आप बोलते थे कि सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहती है, गरीब आदमी का घर बनना मुश्किल हो गया, तो आज क्या बोल रहे हैं आप? आज आप किस प्रकार से इस दौर से सारी चीजों को निकलेंगे? अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हमारी चिंता यह है, विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। बेरोजगारों को जो वादा आपने करके रखा है कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे और 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, साल 2 बीतने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो है अभी तक अपनी पांव पर खड़ा नहीं हो पाया है। उसको आपने बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा से आपने शुरू करने की बात तो कही है, लेकिन काम नहीं हो पाया है। लाखों बेरोजगार हिमाचल प्रदेश के नौकरी से महरूम हो गया कि उनकी नौकरी पाने की उम्र ही पार कर गई। ये सारी चीजों को लेकर के आपको जवाब देना होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात को लेकर के आप स्पष्ट करिए कि संकट है, आओ संकट का समाधान करने के लिए कुछ बातें करते हैं, समझ में आती है। लेकिन ये बार बार इस बात के लिए कि इसके लिए दोषी जयराम, इसके लिए दोषी नरेंद्र मोदी, इस संकट के लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी, ये कहना बंद कर दें। और उसके बाद दूसरे आने वाले समय में जो संकट ये बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि जो दिक्कत आएगी, अभी तो आप थोड़ा दौर निकालेंगे, नया फाइनेंशियली आपका शुरू होगा तो 6-6.5 हजार करोड़ रुपए की लोन की लिमिट आपकी फिर से होगी, उसमें थोड़ा सा और निकालेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त जो है वो निकालने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। ये सैलरी का संकट बना रहेगा और ये पेंशन का संकट बना रहेगा। प्रदेश में विकास कार्य को ठप होने का संकट जो है लगातार बना रहेगा। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जिस दौर में से गुजर रहा है वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश जो है देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा, ये कल्पना हम जब करते हैं तो हमें तो उस बात को समझ आज तक नहीं आया, ना मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर पाए हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। नियम 130 के अंतर्गत जो चर्चा यहाँ पर इस माननीय सदन में करने का आज जो हमको मौका मिला है, इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये विषय सही मायने में प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इस विषय पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए थी, जहां हम सदन के
इस सत्र के समापन के अवसर पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कमी छूटी है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।